गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है फिर से पीसीएस यात्रा में। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के उस सर्वोच्च संवैधानिक पद का जिसे हम भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति आप समझ ही गए होंगे। एक सवाल से शुरू करते हैं, क्यों नहीं इस टॉपिक का स्टार्ट एक क्वेश्चन से किया जाए। जब राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे तो वो एक लॉ के स्टूडेंट्स के सेमिनार में गए थे। वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि क्या भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प है। रबर स्टाम्प का मतलब कि एक ऐसा मुहर जिसे बस मुहर मारने के लिए ही रखा जाए, उनका और कोई ऐसा कोई काम ना हो। और बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया था, क्या उसके पास कोई वास्तव में संवैधानिक शक्तियाँ हैं भी जो देश की राजनीति और शासन व्यवस्था में बदलाव ला सकती हो। ऐसे बहुत सारे सवाल उठते होंगे जब राष्ट्रपति के बारे में आप सुनते होंगे। आपको लगता होगा कि यार क्या ही ऐसा है, क्या ऐसी शक्तियाँ इनके पास। तो इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम राष्ट्रपति के पद को केवल किताबों के तथ्यों से नहीं बल्कि संविधान की भावना, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और व्यवहारिक राजनीति के दृष्टिकोण से भी समझेंगे। आज की कक्षा में हम विस्तार से जानेंगे कि राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थान क्या है, उसका चुनाव कैसे होता है, उसकी योग्यताएं क्या क्या हैं, उसका कार्यकाल क्या है, उसकी शक्तियां क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, वीटो शक्ति क्या है, इमरजेंसी में राष्ट्रपति का क्या रोल होता है, और महाभियोग क्या है, फिर अध्यादेश क्या है, आर्टिकल 123 क्या है, फिर आर्टिकल 143 क्या है। ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो यूपीएससी या यूपीपीसी हमेशा से पूछते आई है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में कुछ। तो शुरू करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल, ऐतिहासिक उपलब्धियां एवं जो 1950 से वर्तमान तक अभी तक जो चीज़ें सुर्खियों में रही है सबको हम लेके चलेंगे इस क्लास में। देखिए, 1950 से 82 के मध्य भारत की नींव मजबूत करने वाले राष्ट्रपतियों और उनके ऐतिहासिक विवरण पर हम देखेंगे 1950 से लेकर 1982 तक। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के रहने वाले, पेशे से वकील और बहुत ही विद्वान। उनका कार्यकाल 50 से 62 12 वर्षों का कार्यकाल था। भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति। इन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल पूरे किए थे। अब के टाइम में राष्ट्रपति पद का इतना राजनीतिकरण हो गया है, इतना मतलब ऐसा हो गया है कि एक टर्म से ज़्यादा बनना शायद थोड़ा असंभव लगता है। लगता नहीं कि कोई ऐसा प्रभावशाली राष्ट्रपति आएगा जो 2 टर्म 3 टर्म हो। प्रधानमंत्री आएंगे। हमारे देश का ये सौभाग्य कहिए कि इस देश ने अभी तक जितने प्रधानमंत्री दिए हैं वो एक से एक शानदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन राष्ट्रपतियों के मामले में इनके बाद फिर बहुत राजनीतिकरण हो गया और एक टर्म एक राष्ट्रपति के लिए तब से एक तरीके से प्रथा बन गई। तो राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। एक फैक्ट है, इसको आप याद रखना, सबसे पहले और सबसे लंबे। सेकंड पे आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गजब के विद्वान, स्कॉलर। आप इनको भारत के प्लेटो बोल सकते हैं। जैसे प्लेटो ने एक थ्योरी दी थी दार्शनिक राजा की, फिलोसफर किंग। तो अगर रियल में फिलोसफर किंग को ज़मीन पर उतारा जाए तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे इंडिया में। बहुत ही तेज तरार और अनुभवी। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग अभी भी शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे मनाते हैं। वही महान दार्शनिक और शिक्षक, इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस घोषित किया गया था 5 सालों के लिए, वही 1962 से 67। तीसरा पे आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी बोल लीजिए, भारत के प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भी बोल लीजिए। 2 सालों का कार्यकाल था और ये अपनी कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तीसरे राष्ट्रपति, भारत के प्रथम अल्पसंख्यक प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 67 से 69 तक रहे थे। उनके बाद आए थे बीवी गिरी। पूरा नाम बहुत कम ही लोग जानते होंगे, इनका पूरा नाम है बराह गिरी वेंकट गिरी। सब बीवी गिरी जानते हैं और बीवी गिरी के नाम से ही फेमस है।
अब चौथे राष्ट्रपति थे 1969 से 74 तक 5 साल का टर्म। एकमात्र व्यक्ति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और पूर्ण राष्ट्रपति दोनों पदों पर आसीन रहे। आपको लग रहा होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है, तो ये भी हम आगे आपको बताएंगे, इस टॉपिक में इन चीज़ों को डिटेल से देखेंगे। फिर 5 में आते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद, 74 से 77 3 साल के लिए। जो 1975 में आपको मैंने पढ़ाया था कि आपातकाल 1975 में आई थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में, उस समय राष्ट्रपति यही थे फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब। कभी पूछ सकता है कि इमरजेंसी के टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, सबको पता है। अभी इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हुए हैं तो न्यूज में भी है, तो जो चीज़ें सबको पता है वो स्टेट BCS या UPSC पूछने से बचती है। क्या पूछ सकती है कि इमरजेंसी के टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे, याद रखिएगा फ़खरुद्दीन अली अहमद सर, ठीक है। फिर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 82 तक थे, 1977 से 1982। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध क्या होता है कि इनके अपोनेंट में कोई चुनाव में खड़ा नहीं हुआ था, एकमात्र कैंडिडेट थे और बिना किसी विरोध के चुने गए थे, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। और सबसे कम उम्र में निर्वाचित हुए थे, सबसे कम एज में भी थे और निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। ये था 1982 तक का सफ़र। हमने 1982 तक का देखा, अब 1982 से आगे बढ़ते हैं अभी वर्तमान तक। कौन कौन है उन पे भी एक बार फोकस कर लें। पहले सबके नाम देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे कि क्या योग्यताएं हैं, क्या कार्यकाल है, उन पर बाद में जाएंगे। पहले ये देख लेते हैं। तो 82 के बाद आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह हमेशा से फेमस रहे हैं पॉकेट वीटो के लिए। इस देश में एक बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया, वो था डाक संशोधन अधिनियम, डाक संशोधन एक्ट। इस पे ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का यूज किया था और उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे इस देश के। टर्म था वही 82 से 87। पहले सिख राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम आपको मैंने बताया डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले सिख हो गए ज्ञानी जैल सिंह। डाकघर संशोधन विधेयक पर ऐतिहासिक पॉकेट वीटो का उपयोग किया, यही मैं अभी आपको बता रहा था कि एक बार ही पॉकेट वीटो का यूज हुआ है और वो ज्ञानी जैल सिंह ने किया है। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, डाक संशोधन अधिनियम था जिसमें इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था। पॉकेट वीटो क्या होता है वो भी हम इसी क्लास में जानेंगे और जितने भी वीटो पावर है सब जानेंगे। उनके बाद आते हैं KR नारायणन, 97 से 2002, 1997 से 2002। और इनके बारे में यही है कि पहले दलित राष्ट्रपति थे भारत के, लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले पहले आसीन राष्ट्रपति भी थे। फिर आते हैं द ग्रेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महान वैज्ञानिक, महान विद्वान। 2002 से 2007 तक इनका टर्म रहा। मिसाइल मैन के नाम से जाना जानता है। पीपुल्स प्रेसिडेंट, ये पीपुल प्रेसिडेंट के नाम से फेमस थे, यानी जनता के राष्ट्रपति। अगर कहीं पूछ ले कि जनता के राष्ट्रपति किन्हें बोलते हैं तो वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे जिन्होंने राजीव गांधी के टाइम में पहला बार पॉकेट वीटो का यूज किया था। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति या पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। पहले दलित कौन हो गए, नारायणन। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि दलितों को दलित नारायण की उपाधि दी गई थी, ठीक है, दलित नारायण। तो ऐसे क्या नारायणन आप याद रख सकते हैं, मैं बस आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ और कुछ नहीं है। फिर आती है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। और ये वो ऐसी राष्ट्रपति थी, शायद आपको याद हो तो आपने वीडियो देखा होगा कि इन्होंने सुखोई फाइटर प्लेन उड़ाया था और राष्ट्रपति के पद पर होते हुए। मुझे अभी भी याद है, मैंने वो वीडियो देखी थी। तो देश की पहली महिला राष्ट्रपति सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाकर नया इतिहास रचा था। कब से कब, 2007 से 12। अगले थे फिर रामनाथ कोविंद, ये दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। इन्हें हाशिए के लोगों के कल्याण के लिए जाना जाता है, रामनाथ कोविंद को। पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायणन थे, दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। अभी जो वर्तमान में हमारे पास है वो है द्रौपदी मुर्मू। अब द्रौपदी मुर्मू 2022 से लेकर अभी तक हैं पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली देश की सबसे युवा राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में, बाकी सबका भी जन्म भारत में होता है, लेकिन ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली देश की सबसे पहली युवा राष्ट्रपति थी।
ये थी पूरी लिस्ट। इसका ट्रिक भी हमारे पास, हम लास्ट में देखेंगे। अभी कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्यकाल 50 से 62 में एक और बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करना कि कौन सी ऐसी घटना थी, ठीक है। संविधान के प्रथम प्रहरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। प्रथम राष्ट्रपति थे, गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने और लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी। बिल्कुल सही बात है। और खुद भी एक वकील थे पेशे से। इनका 2 कार्यकाल रहा और भारतीय इतिहास में लगातार 2 बार इस पद पर सुशोभित होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। बस पहला ही टर्म था जब 2 बार राष्ट्रपति बने, उसके बाद फिर कोई नहीं बना। संविधान निर्माता, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त थे। मैंने आपको बताया था, झंडा समिति वगैरह का अध्यक्ष भी यही थे, आचार नियम समिति के अध्यक्ष भी यही थे। 1962 में इनके योगदान के लिए इन्हें भारत रत्न दिया गया था। कब? 1962 में 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये लोग हैं, ये लोग रियल में इस देश के रत्न हैं। इन्होंने भारत रत्न की गरिमा बढ़ाई है। फिर एक और महान शख्सियत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मैं सबों का लिस्ट में ऐसे स्पेसिफाई करके तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका जिक्र किए बिना आप राष्ट्रपति के इस क्लास से आप गुजर ही नहीं सकते हैं। जब भी आप राष्ट्रपति की क्लास देखिएगा तो आपके दिमाग में ये 2-3 राष्ट्रपति तो आने ही आने हैं। सॉरी, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था इनको। आपको पता होगा कि परमाणु कार्यक्रम और स्वदेशी अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के मुख्य वास्तुकार थे। विजन 2020, उन्होंने देश की युवाओं को भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने के लिए प्रेरित किया। सादगी और प्रेरणा क्या है देखते हैं। राष्ट्रपति भवन को आम जनता और बच्चों के लिए सुलभ बनाकर जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय हुए थे। राष्ट्रपति भवन को आम जनमानस और बच्चों के लिए सुलभ बना दिया था इन्होंने। युवाओं के लिए मार्गदर्शक रहे। सेवानिवृत्ति के पश्चात भी जीवन के अंतिम क्षणों तक छात्रों को पढ़ाते रहे। कौन करता है भाई, एक देश का राष्ट्रपति और रिटायर होके ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। इसके लिए एक मोटिवेशन चाहिए, एक जज्बा चाहिए, एक पैशन चाहिए, और वो चीज़ें इनमें कूट कूट के भरी हुई थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 में चुनी गई थी और प्रथम महिला राष्ट्रपति थी देश की। इस देश ने आज़ादी के इतने सालों बाद पहली बार किसी महिला को इस देश के सर्वोच्च पद पे बिठाया। प्रधानमंत्री तो बहुत पहले बन चुकी थी, लेकिन राष्ट्रपति कोई नहीं बनी थी, और वो पहली थी और अभी दूसरी है द्रौपदी मुर्मू। मतलब इतनों में अभी भी हम अगर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी देखें तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये मेंस का टॉपिक है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के बारे में बताना या फिर टिप्पणी करिए। तो आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि पूरे आज़ादी के इतने सालों बाद, लगभग 75 सालों बाद भी इस देश में मात्र 1 महिला प्रधानमंत्री और 2 महिला राष्ट्रपति बनी है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और शायद वो भी ना बन पाती अगर उनके साथ नेहरू गांधी का नाम ना जुड़ा हुआ होता। ठीक है। तो साल 2007 में भारत के इतिहास में पहली बार महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया इन्होंने। सुखोई 30 को उड़ाया, मैंने आपको बताया था। अपने संपूर्ण कार्यकाल के दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण और सामाजिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया। ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके लिए कभी किसी के मन में घृणा या कोई हेट या फिर कुछ ऐसा नहीं आ सकता। बहुत साफ सुथरे व्यक्तित्व के लोग थे। इससे पहले वो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल के रूप में भी सेवा दे चुकी थी। मतलब प्रशासनिक अनुभव इनके पास पहले से था, ऐसा नहीं था कि सीधे कहीं से इनको लॉन्च कर दिया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी जो हमारी वर्तमान की है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उड़ीसा से आती हैं। भारत की 15वीं वर्तमान राष्ट्रपति, जो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी महिला है। क्या है? पहली आदिवासी महिला। इस स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली देश की पहली और अब तक की सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। ठीक है। उड़ीसा, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, कि उड़ीसा के अत्यंत पिछड़े क्षेत्र की साधारण पृष्ठभूमि से उठकर इस सर्वोच्च शिखर को छुआ। कभी अगर आपको टाइम मिले पेपर के बाद, अभी तो आपके पास टाइम नहीं होगा, तो कभी आप एक बार द्रौपदी मुर्मू की जीवनी पढ़ना।
आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, हो सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाए, कहीं से भी पढ़ना। आपको लगेगा कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, पति को खोया, बहुत कुछ खोया है। मतलब आप जब इनको पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ, हमारा संघर्ष इनके सामने कुछ नहीं है। और वहाँ से अगर ये देश के सबसे सर्वोच्च पद पे आ रही हैं तो ये अपने आप में एक मोटिवेशन है। और इस देश को, इस देश के नागरिकों को इन जैसे लोगों से मोटिवेशन लेना चाहिए। हमारे रियल मोटिवेटर ये हैं। बस हमारे युवा पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं, किन से मोटिवेशन ले रहे हैं। तो इनके लिए इज्जत होनी चाहिए आपके अंदर। अब चलते हैं कुछ नियम कानून वगैरह पे। हमने लिस्ट तो देख ही लिया। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पे सबसे पहले नज़र डालते हैं। जब भी राष्ट्रपति आता है तो आपके दिमाग में वीटो शक्ति ही आता होगा। इससे पहले एक बार इनकी वो देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, जस्ट ए मिनट। पहले हम देख लेंगे कि अर्हताएँ क्या क्या हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, पीपीटी में तो नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। पहले हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हताएँ क्या क्या हैं। क्या 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 है अर्हताएँ, अर्हताएँ क्या क्या है। पहला तो कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि भारत का नागरिक मतलब, तो भारत का नागरिक मतलब भारत का नागरिक, चाहे वो जन्म से भारत के नागरिक हो या फिर बाई रजिस्ट्रेशन हो। आपको लगेगा इतना डीप में सर क्यों बता रहे हैं, तो इसके पीछे एक कारण है। जब आप अमेरिका की राष्ट्रपति के बारे में पढ़ोगे तो अमेरिका में राष्ट्रपति वही बन सकता है जो अमेरिका में जन्म से, जिसका जन्म अमेरिका में हुआ हो। आप अमेरिका के नागरिक रजिस्ट्रेशन से या फिर बाद में लेते हैं तो आप वहाँ के राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपका जन्म अमेरिका में हुआ है तभी आप एज ए अमेरिकन सिटीजन आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हो। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके से अगर भारत के नागरिक हो तो आप बन सकते हो। दूसरी बात, ये 35 वर्ष की मिनिमम आयु होनी चाहिए। एज मिनिमम 35 वर्ष। तीसरी चीज कि लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य बनने के पात्र होने चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के पात्र होने चाहिए। चौथी बात कि कोई लाभ के पद पे ना हो। अब लोकसभा सदस्य बनने की क्या पात्रता है, जब हम लोकसभा पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। किसी लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। और पांचवा कि निर्वाचन के लिए आपके पास 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये 5 ऐसे कंडीशंस हैं जो होने चाहिए निर्वाचन के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये तो हो गया कि निर्वाचन के लिए वो चाहिए। अब इनके चुनाव में वोट कौन कौन डालता है, क्या हम डायरेक्ट वो करते हैं या फिर कुछ और, तो उसको भी हम देखेंगे। एक मिनट, अब हम एक बार आप देख लो इसको, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। क्या क्या भारत का नागरिक होना चाहिए, एज 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने के पात्र होने चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब हु कैन वोट, क्वेश्चन क्या है, वोट कौन देगा। क्या हम लोग वोट देते हैं? अरे हमने तो कभी नहीं दिया यार कि राष्ट्रपति का चुनाव है आपको वोट देना है। आपने कभी ऐसा सुना है कि हाँ अभी राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं उसके चलो वोट देने चल रहे हैं? तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सुना होगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो राष्ट्रपति के वो जो निर्वाचन होता है वो हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं। अप्रत्यक्ष में होता है कि
हम डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, हमारे चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं जैसे विधायक हैं, एमपी हैं, वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन करते हैं। सबसे पहले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित पे फोकस करना, मैं निर्वाचित लिखा तो किसी कारण से लिखा होगा, आगे आपको पता चल जाएगा। दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तीसरा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित, इलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड। अब निर्वाचित पे ध्यान देना, मैं बता रहा हूं, एक गलत करवा के ले जाती है। चौथा ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो, जहां विधानसभा हो उसके निर्वाचित सदस्य, यही है, इतने लोग ही वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए, और दिल्ली पौंडुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित वो हो गए। इसमें पेपर बैलेट का यूज होता है, ईवीएम का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये जो वो चुनाव होती है वो इसका तरीका अलग है, इसको सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि आपको एक बैलेट पेपर मिला जिसमें ऐसे नंबरिंग दी हुई है। अब नंबरिंग दी हुई है, आपको नाम लिखने हैं। जैसे अगर 5 राष्ट्रपतियों के उम्मीदवार हैं तो पांचों के नंबरिंग देना है कि आप फर्स्ट पे किसको रखना चाहते हो। अब अगर 20 लोग हैं वोट करने वाले, मतलब 20 वोट की वैल्यू है, तो आप मान लो कि जिसको 11 मिल गया। ये नहीं कि जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आपको बहुमत चाहिए। बहुमत मतलब 2+1 बाई 2+1। तो अगर 20 सदस्य 20 वोट वैल्यू है तो आपको 20/2 10+1 11 वोट चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति चुने जाओगे। ये नहीं कि आपको 8 मिल गया और आप सबसे ज़्यादा वोट पाए हो इसलिए आप राष्ट्रपति चुने जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो अब होता क्या है, ऐसा ध्यान से सुनना। एक्चुअली होता क्या है कि पहले आपने हायरार्की बनाई कि पहले पर मैं इसको रखूंगा, पहले को। जैसे मैं आपको बताता हूँ ऐसे करते हैं, मैं आपको एक डायग्राम ही दे देता हूँ ताकि आप इजीली समझ जाओ इसको। जैसे ऐसे आपको बैलेट्स मिले, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5, 5 उम्मीदवार खड़े हों, ठीक है। 1 2 3 4 5 सबको ऐसे बैलेट मिले जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। अब हुआ क्या कि आपको बोला गया कि आपके जो पसंद के हैं उनका आप नाम लिखो इनमें, आपके जो पसंद के उनका नाम लिखो। तो आपने ए का नाम फर्स्ट पे रखा, 1 मिनट चेंज करो, आपने ए का नाम रखा फर्स्ट पे, ठीक है। फिर आपने सी को लिखा, फिर आपने ई को लिखा, फिर बी को लिखा, फिर डी को लिखा। किसी को बी पहले पसंद है तो उन्होंने बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा और ए लिखा। किसी ने फिर ए को दिया, सी को दिया, बी को दिया, डी को दिया, ई को दिया, सबने दिया। अब सबकी जो पहली प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी उसको देखा जाएगा। अगर पहली प्रायोरिटी ए है और ए 50%+1 प्राप्त कर लेता है तो वो राष्ट्रपति चयनित हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर वो 50%+1 प्राप्त कर लेता है तो वो राष्ट्रपति चयनित हो जाएगा, क्योंकि उसने कोटा पार कर लिया है। लेकिन किंतु अगर वो 50+1 पार नहीं कर पाया, मतलब 50%+1,
तो जिसको प्रियोरिटी लिस्ट में सबसे कम वोट मिले होंगे, जैसे यहाँ पे देखें तो बी को सबसे कम वोट मिले हैं, ए को 2 मिला है, तो जिसको प्रियोरिटी लिस्ट में सबसे कम वोट मिले होंगे उसके जो सेकंड नंबर के जो है, जिनको सेकंड नंबर पे प्रियोरिटी लिस्ट में लिखा गया है, ये वाली वोट उनको ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे एक और कॉलम है जिसमें सी को फर्स्ट पे रखा है, ए बी डी ई, तो यहाँ पे सेकंड पे सी है, तो इसकी वोट सी के पास चली गई, तो सी के पास भी 2 हो गई, ए के पास भी 2 हो गई। फिर जिसके पास सबसे कम वोट होंगे उसकी सेकंड प्रायोरिटी को ऐसे कर करके तब तक किया जाता है जब तक कि कोई कोटा प्राप्त ना कर ले, मतलब पूरे वोट के 2/+1 को प्राप्त ना कर ले, 50% +1। तो इसको बोलते हैं एकल संक्रमण हस्तांतरणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमण हस्तांतरणीय मत प्रणाली, इस चुनाव के सिस्टम को बोलते हैं। अब निर्वाचन में ऐसा होगा कि सर अगर राष्ट्रपति का चुनाव होना हो, पता चला कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा भंग है, विधानसभा के सदस्य नहीं है, वहाँ पर तो चुनाव होने वाला है, तो क्या वो हकदार नहीं थे, वहाँ के लोग तो वोट ही नहीं कर पाएंगे, तो राष्ट्रपति का चुनाव बाद में करवाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, एक मिनट, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। मैंने क्या बोला कि जब कोई सभा विघटित हो गई हो, मतलब कोई सभा अस्तित्व में नहीं हो, वो सभा विघटित हो गई हो, जैसे कहीं की क्या बोलते हैं, कहीं का विधानसभा विघटित हो गया हो, तो उसके सदस्य जो है वो मतदान तो नहीं कर सकते हैं। उसके जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को रोक नहीं सकते हैं कि वो सभा विघटित हो गई है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव को, एक मिनट, वेट फॉर अ सेकंड, राष्ट्रपति के चुनाव को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, यही मैं आपको बता रहा था। इसमें एक और चीज है, 84th अमेंडमेंट। क्या है 84th अमेंडमेंट? ये भी पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि थोड़ा आप याद रख लो इसको। हुआ कब था? 2001 में। 84th अमेंडमेंट 2001। इसमें बोला गया था कि जनसंख्या जो है जिसके आधार पर निर्वाचक मंडल तय होगा, वो उसके अंदर जो जनसंख्या है वो 1971 के अनुसार, जनसंख्या 1971 के अनुसार गिनी जाएगी। कब तक? 2026 तक, जब तक 2026 के आंकड़े ना आ जाए, जब तक 2026 के आंकड़े ना आ जाए। अभी हो रहा है ना हमारे देश में सेंसस, तो यही लिखा गया था। दूसरी कुछ और पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखना कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, एक और चीज कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसके चुनाव में जो भी विवाद होगी उसको देखने वाली एकमात्र अथॉरिटी कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। एकमात्र अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट है इसकी एकमात्र अथॉरिटी।
अब मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, कहीं का विधानसभा स्थगित है, कहीं पे राष्ट्रपति शासन लगा है, इस आधार पर आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। कुछ भी हो, चुनाव होंगे और जितने हैं उतनों में ही होंगे, ठीक है। अब होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई राष्ट्रपति चुन लिया गया, ठीक है, कोई राष्ट्रपति चुन लिया गया, राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ मामला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उस चुनाव को अवैध बता दिया, बोल दिया गलत तरीके से चुना गया था, ये वैलिड नहीं है, राष्ट्रपति पद पे आसीन होने के लायक नहीं है। तो चुनाव हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स हुई और सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि ये वैलिड नहीं है, चुनाव अवैध है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो उसके मतलब न्याय आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जजमेंट आने में थोड़ा लेट हो गया, तो आपको लगेगा कि सर तब तक तो वो राष्ट्रपति बहुत कुछ कर चुका होगा, उसने बहुत सारे नियम बना दिए होंगे, बहुत सारे कानून बना दिए होंगे, तो क्या वो रहेंगे या चले जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखना कि कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अगर उनका चुनाव अवैध हो गया तो उनके जो निर्णय हैं पूर्व वाले, निर्णय उनके पूर्व वाले वैध रहेंगे, ठीक है, अवैध नहीं होंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा, बस राष्ट्रपति हट जाएंगे लेकिन उनके जो निर्णय लागू थे वो निर्णय रहेंगे, उनके द्वारा किए गए कार्य माने जाएंगे। ये हो गया। अब देखते हैं कि शपथ कभी कभी पूछ लेता है कि ये किसकी शपथ है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं कि शपथ में मेनली क्या लेते हैं राष्ट्रपति। ब्रेकफास्ट नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट शपथ। हम बात करेंगे अब शपथ की। शपथ में जो मेन उनकी लाइन होती है, मेन जो लाइन होती है वो होती है कि संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। क्या? संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण, संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण, ये उनका शपथ होता है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए कि ये अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से मुक्त होते हैं। इनको किसी भी, जब ये राष्ट्रपति के पद पे हैं तो इन पर कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू होगी, चाहे वो इन्होंने व्यक्तिगत रूप से ही क्यों नहीं किया हो। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ना ही, अब जब गिरफ्तार ही नहीं किया जाएगा तो जेल कैसे भेजा जाएगा, सिंपल सी लॉजिक है। तो ना ही जेल भेजा जा सकता है, ना गिरफ्तार किया जा सकता है। 2 माह के नोटिस देने के बाद, आप अगर उनको पहले 2 महीने का नोटिस दें, 60 दिनों का नोटिस दें, तो उसके बाद आप उसके निजी कृत्यों के लिए अभियोग उन पर चलाया जा सकता है उनके कार्यकाल के दौरान। कब चलाया जा सकता है? 2 माह का नोटिस देने के बाद, 2 मंथ्स, 2 माह का आप नोटिस दोगे पहले, उसके बाद आप कोई अभियोग चला सकते हो उन पर। तो ये था इनका वो। अब थोड़ा पावर वगैरह देख लेते हैं कि इनके पावर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो वीटो पावर में बात करते हैं। समान विधेयकों के संबंध में, अब देखिए, राष्ट्रपति समान विधेयकों के संबंध में स्वीकृति दे सकते हैं। उन्हें के पास विधायक आया, उन्होंने अप्रूव कर दिया कि हाँ चलो सही है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि वो उसको मना कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। तीसरा, वो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। किस चीज के लिए? पुनर्विचार, ठीक है। ये जो स्वीकार करेंगे ये मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। ये नहीं कि इनका पर्सनल मन हुआ कि नहीं हमको नहीं है मन साइन कर देगा, ऐसा नहीं चलता है। अगर इनको मंत्रिपरिषद सलाह देगी तो ये अस्वीकार कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर मंत्रिपरिषद ने विधेयक बनाया है, वही क्यों सलाह देगा? तो कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कभी ऐसा हुआ कि मंत्रिपरिषद ने कोई विधेयक बनाया,
और वो वोटिंग हो गई, लेकिन जब राष्ट्रपति के पास साइन के लिए गई तो मंत्रिपरिषद को लगा कि यार कुछ तो त्रुटियां हैं, कुछ और सुधार करना चाहिए, या फिर उनको लगे कि नहीं अब ये विधेयक रेलिवेंट नहीं है, जिस समय लाएगा तो उस समय इसकी ज़रूरत थी लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को बोल सकता है कि हाँ रिजेक्ट कर दीजिए, तो वो रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा कंडीशन ये है कि कोई विधेयक लोकसभा से पास हो गई, राज्यसभा से पास हो गई, राष्ट्रपति के पास साइन के लिए रखी हुई है और उसी समय लोकसभा भंग हो गई, अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, कार्य वो मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया लोकसभा में, तो लोकसभा भंग हो गई। अब जो नया लोकसभा बना, जो नए प्रधानमंत्री चुने गए, जो नई मंत्रिपरिषद चुनी गई, वो बोलेंगे कि नहीं ये विधेयक हमें नहीं मंजूर है, हम नहीं चाहते हैं कि ये पास हो, तो ऐसे में फिर वही रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं रिजेक्ट करने के। पुनर्विचार तो आपको पता ही है, और स्वीकृति दे सकते हैं समान विधेयकों के मामले में। धन विधेयक के संबंध में वे स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, परंतु वापस नहीं कर सकते हैं। धन विधेयक को वो या तो साइन करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, लेकिन वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक। इसमें इनके पास कुछ नहीं है पावर। संविधान संशोधन विधेयक की मतलब कि अगर आपके पास आ गया तो आपको साइन करना है, सीधी बात। क्या करना है? सीधा साइन करना है, ना आप उसे वापस कर सकते हैं पुनर्विचार के लिए, ना आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं। 3 कंडीशंस हो गए, ध्यान से देखो। समान विधेयक, आप उसमें 3 चीज़ें स्वीकृति दे सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। धन विधेयक आप स्वीकृति दे सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। तीसरा संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368, इसमें केवल और केवल आप स्वीकृति दे सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई पावर नहीं है इसमें। ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर आता है आर्टिकल 123, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब वीटो कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आपको लग रहा है ये क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है? तो देखिए कभी कभी ऐसे कंडीशंस आते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा का 17वां साल चल रहा हो। 17वां साल आप जब आप संसद पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कुछ दिन काम करने के बाद जो लोकसभा और राज्यसभा है वो कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी जाती है, उसका 17वां साल हो जाता है। तो लोकसभा या राज्यसभा का 17वां साल चल रहा हो, अब उस समय कुछ ऐसे मुद्दे आ गए जिन पे कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब एकदम ऐसा है कि हाँ इन पर अभी कानून नहीं बनेगा तो देश में संकट आ सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोकसभा तो है ही नहीं, या फिर राज्यसभा तो 17वां साल हो रखा है। तो अगर ऐसा हो रखा है तो फिर कैसे बनेगा? तो ऐसे ही क्रिटिकल सिचुएशंस के लिए अध्यादेश को संविधान में जगह दी गई थी। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से, लोकसभा हो या ना हो, इसमें भी उनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, इसमें भी वो मंत्रिपरिषद की सलाह से अध्यादेश जारी कर सकते हैं, मतलब ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, कोई कानून ला सकते हैं जिसमें तत्काल त्वरित उसी समय लोकसभा और राज्यसभा से उसे पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कंडीशन से निपटने के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका बहुत बार ऐसा हुआ कि राजनीतिक यूज हुआ। इवन बिहार के टाइम में तो बहुत अजीब सा यूज हुआ था। अगर आप कभी हमारी IAS यात्रा की क्लास देखोगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि एक बार में लगभग ऑर्डिनेंस बना के 4-5 साल एक कानून को चलाया गया था, बस ऑर्डिनेंस बना के, बिना लोकसभा राज्यसभा में पेश किए हुए। तो कुछ हर चीज़ों के प्रोस और कॉन्स होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है संकट के समय बचाने के लिए देश को। तो वही है आर्टिकल 123। और स्थितियाँ क्या है मैंने आपको बताया कि संसद का 17वां साल हो जब संसद के दोनों सदन या कोई भी एक सदन सत्र में ना हो, तात्कालिक आवश्यकता हो, जब राष्ट्रपति अस्वस्थ हो कि त्वरित कार्रवाई करना अपरिहार्य हो गया हो। मंत्रिपरिषद की सलाह, यह शक्ति विवेकाधीन नहीं है, मैंने ये भी आपको बताया अभी, केवल मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आता है। समय सीमा एवं अनुमोदन कब जारी होगा, कब तक जारी रहेगा, ये भी आपको जानना चाहिए। 6 सप्ताह का नियम होता है इसमें। जिस दिन संसद की पुनः बैठक होगी, जिस दिन संसद की पुनः बैठक होगी उस दिन से 6 सप्ताह के भीतर अगर इसे पास कर लिया गया तो वो कानून बन जाएगा। अगर इसे रिजेक्ट कर दिया गया तो ख़त्म हो जाएगा अध्यादेश, या फिर 6 सप्ताह के भीतर इस पर कोई डिसीजन भी नहीं लिया गया तो भी ये कानून ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि
संसद के दो सदनों के बीच का मैक्सिमम टाइम होता है 6 महीने। संसद के दो सत्रों के बीच का, माफ कीजिएगा, तो मैक्सिमम 6 महीने वो हो गए जब दो सत्र का बीच हो, प्लस 6 सप्ताह। ठीक है, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। अधिकतम टाइम पूछे आपसे तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह होगा। तो संसद की पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। दोनों सदनों से पारित होगा तभी वो कानून बन पाएगा। अधिकतम अवधि, संसद के दो सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह के अंतराल के कारण इसकी अधिकतम अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह होती है। कितनी होती है अधिकतम अवधि? 6 माह प्लस 6 सप्ताह। राष्ट्रपति इसे किसी भी समय वापस ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अध्यादेश बनाया तो अब हम वेट करेंगे कि संसद का सत्र आएगा, पास करेगा, कानून बनेगा। अगर राष्ट्रपति को लगे कि अब इस कानून की जरूरत नहीं है तो वो किसी भी समय मंत्रिपरिषद की सलाह से उस अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। ये उनका पास शक्ति है। इसकी सीमाएं क्या है और इसका प्रभाव क्या है, एक बार उन पर भी चर्चा कर लें। समान कानूनी बल, इसका कानूनन वही बल प्रभाव होता है जो संसद के एक अधिनियम का होता है। ये केवल वही कर सकते हैं जो संसद के एक अधिनियम से हो सकता है। ठीक है, ये मूल ढांचे में ऐसा नहीं कि संसद को मूल ढांचे में संशोधन करने से मना किया गया है तो आप अध्यादेश बना के कर दो, नहीं, एग्जैक्ट वही चीजें करेगी जो संसद कर सकता है, उससे ना ऊपर। ठीक है, अब अधिकार क्षेत्र की सीमा केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बनाने हेतु सक्षम है। यही मैंने भी आपको बताया, ये मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि यूपीएससी ने 2025 में क्वेश्चन पूछ लिया था यहाँ से कि अध्यादेश मूल अधिकारों का हनन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अध्यादेश के माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि आप अध्यादेश लाके संविधान संशोधन कर दें, क्योंकि संविधान संशोधन बहुत ही जटिल चीज़ है और उसे तरीके से ही करना चाहिए। ये हो गया अध्यादेश की शक्ति। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति के प्रकार। राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति, क्षमा दान क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि क्षमादान होता क्यों है। ये तो चलिए इन्होंने टाइप्स दे रखे हैं, मैं पहले आपको एक बार इसके वो क्षमादान की शक्ति आपको बता दूं। ठीक है, पहले हम शुरू करते हैं कि क्यों, वाई क्षमादान की शक्ति क्यों होती है। देखिए मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ लेकिन इतना जरूरी है आपको, राष्ट्रपति थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक है और आपको अच्छे से कंसेप्ट चीज़ें क्लियर होगी तभी आपको समझ में आएगा। तो क्षमादान की शक्ति कब, कारण क्या होता है, सबसे पहले कारण पे बात करते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को देती है या देते हैं। तो पहला कारण तो इसका ये मेंस का मेनली है, पीसीएस प्री में शायद ही पूछ ले लेकिन मेंस का ये मेनली पहली चीज़ तो कि न्यायिक गलती को सुधारने के लिए, अगर जस्टिस में कोई गलती हो गई हो उसे सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। न्यायिक गलती को सुधारने के लिए, ठीक है। दूसरा हो जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दंड का स्वरूप अधिक कड़ा हो गया है तो थोड़ा कम कर लो, तो उसका बचाव प्रदान करने के लिए दंड का स्वरूप कड़ा होने पर बचाव प्रदान करने के लिए। बचाव प्रदान करने के लिए, ठीक है। कौन कौन से ऐसे मामले होंगे जहां पे ये क्षमादान की शक्ति उनके पास होगी, ऐसे मामले कौन कौन से होंगे हम वो एक और देखेंगे। तो कोई भी ऐसी संघीय विधि जिसके विरुद्ध उन्होंने अपराध किया हो, संघीय विधि के विरुद्ध अपराध पर, ठीक है, संघीय विरुद्ध के विधि अपराध पर। फिर कोई ऐसा दंड जो सैन्य न्यायालय से दिया गया हो, कौन से न्यायालय से, सैन्य न्यायालय से, सैन्य न्यायालय
द्वारा दिए गए दंड के लिए, इसके लिए सैन्य न्यायालय के लिए के द्वारा दिए गए दंड के लिए। और तीसरा, अगर दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो, डेथ, हैंग टिल डेथ, दंड का स्वरूप। इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक बार विजिट कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी। दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो। कारण समझ गए, मामले क्या क्या है समझ गए। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन से क्षमादान की शक्तियाँ हैं। पहला होता है क्षमा, मतलब जाओ माफ़ किया तुम्हें, मतलब पूर्ण मुक्ति। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है। बोलते हैं कि जाओ यार जाओ, तुमको हम माफ़ कर दिए, पूरी तरह से केस से माफ़ कर दिए, तो दंड और बंदीकरण पूरी तरह समाप्त। इसमें सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। अब आपको एक भी दिन का कोई वो नहीं मिलेगा, आप जाओ, अब दोष के सभी दंडों से पूर्णतः मुक्त कर दिए जाते हो, आप फ्री हो अब। दूसरा होता है लघुकरण, कम्यूटेशन। इसमें लघुकरण में क्या होता है, स्वरूप में बदलाव किया जाता है। स्वरूप में मतलब जैसे आपको मृत्युदंड मिला हो, तो मृत्युदंड मिला हो तो उसके स्वरूप में बदल के उसको हम आजीवन कारावास कर दें, कठोर आजीवन कारावास कर दें, तो उसका नेचर ही चेंज हो गया। वो मृत्युदंड था, वो अब आजीवन कारावास हो गया। तो यही है लघुकरण, मतलब होता है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना या हल्का करना। जैसे मृत्युदंड को कठोर या साधारण कारावास में बदलना, ठीक है। तीसरा होता है परिहार, रिमिशन। परिहार में क्या होता है कि अवधि में कमी कर दी जाती है, उसके टेन्योर में, उसके अवधि में कमी कर दी जाती है। जैसे अगर आपको 20 साल का सज़ा मिला हो हो सकता है कि आपको 5 साल माफ़ कर दिया जाए, 15 साल कर दिया जाए। तो जब अवधि में कमी की बात होगी तो वो रिमिशन होगा। दंड की प्रकृति को बदले बिना, इससे प्रकृति में चेंज नहीं होता है, नेचर में चेंज नहीं होता। अगर आपको कारावास मिला तो कारावास ही होगा, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। तो दंड की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि को कम करना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। चौथा होता है विराम, रेस्पाइट। ये स्पेशल केसेस में होता है, ये नॉर्मली नहीं होता है। अब स्पेशल केसेस क्या है कि अगर कोई विकलांग हो इंसान, या फिर कोई ऐसी महिला हो जो गर्भवती हो, जो गर्भावस्था में हो, तो उस आधार पे उन्हें मूल रूप से दी गई सज़ा को कम कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं विराम, रेस्पाइट। लास्ट होता है प्रविलंबन, रिप्राइव, अस्थायी रोक। किसी दंड के निष्पादन पर अस्थायी रूप से रोक लगाना, विशेषकर मृत्युदंड। एक केस आपने राजीव गांधी के हत्यारे वाले केस में सुना होगा, उसमें यही हुआ था। उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन दिया नहीं जा रहा था, उन्हें बस रखा जा रहा था। तो वो ऐसा ही होता है, इसको प्रविलंबन बोलते हैं, किसी दंड के निष्पादन पर अस्थायी रूप से रोक लगाना ताकि दोषी को क्षमा या लघुकरण हेतु समय मिल सके। ये था राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अब एक हमारे पास लिस्ट है ऐसे राष्ट्रपतियों के जो इस देश के उपराष्ट्रपति बने। क्या बने? इस देश के उपराष्ट्रपति बने। सॉरी, ऐसे राष्ट्रपतियों की लिस्ट है जो पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने। हमेशा पूछता है, यूपीएससी ने भी पूछ रखा है और स्टेट पीसीएस वालों ने भी पूछ रखा है कि इनमें से कौन कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति थे। तो इसके वो हैं, पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप जानते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। फिर दूसरे राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति 1952 से 62 तक थे और 62 से 67 तक राष्ट्रपति रहे। फिर जाकिर हुसैन दूसरे और तीसरे बार लगातार 1962 से 67 उपराष्ट्रपति थे और 67 से 69 तक राष्ट्रपति रहे थे। और उसी कार्यकाल में इनका निधन हो गया था, मैंने आपको बताया। बीवी गिरी 67 से 69 उपराष्ट्रपति थे, 69 से 74 राष्ट्रपति बने। आप देखिएगा तीनों लगातार राष्ट्रपति में भी थे, दूसरे तीसरे चौथे थे और यहाँ पे भी हैं। फिर आते हैं आर वेंकट रमन, ये 84 से 87 तक उपराष्ट्रपति थे और 87 से 92 तक राष्ट्रपति रहे। एस.डी. शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, 87 से 92 तक के उपराष्ट्रपति थे, 92 से 97 तक के राष्ट्रपति रहे। के.आर. नारायण 92 से 97 तक के उपराष्ट्रपति थे और 97 से 2002 तक राष्ट्रपति रहे। ठीक है, एक बार फिर से देख लो आप इनके नाम। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बराह वेंकट, वीवी गिरी, आर वेंकट रमन,
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण। अब थोड़ा नोट देख लेते हैं। बी डी जत्ती और मोहम्मद हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति रहे। इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद भी संभाला, लेकिन वे कभी पूर्ण राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हुए। क्या हुए? पूर्ण राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित है, कभी नहीं हुए। इसमें आगे देखते हैं। इसमें हम कुछ और चीज़ें मैं ऐड करूँगा, ताकि अगर पूछे तो आप परेशान ना हो, आपको सब अंडर अ सिंगल रूफ, अंडर अ सिंगल वीडियो मिल जाए। तो हमने अध्यादेश पढ़ लिया, हमने अवधि पढ़ ली, क्षमादान की शक्ति पढ़ ली, हमने वीटो पढ़ लिया। और इसमें एक और चीज़ आता है, 24th अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट क्या बोलता है भैया? 24th अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट क्या बोलता है? 24th अमेंडमेंट एक बार देख लेते हैं। 24th अमेंडमेंट में संविधान संशोधन जो विधेयक थे, संविधान संशोधन जो विधेयक थे, उस पे राष्ट्रपति की जो अनुमति थी, राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया, अनिवार्य बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है। आपको स्वीकृति देना ही देना है। ये 1924 सॉरी 24th वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था कि संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो पावर नहीं होगी। ठीक है, ये हमने देख लिया। एक और चीज़ आप सुनते होंगे, राष्ट्रपति शासन, ऐसे राज्यपाल में आप पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ। राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति शासन शब्द का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 356 बात राष्ट्रपति शासन की करता है, लेकिन वो संविधान में जो लैंग्वेज है उसमें लिखा गया है राज्यों में, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन शब्द का यूज नहीं किया गया। यहाँ पे क्या यूज किया गया है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। फिर एक और आधार है राष्ट्रपति शासन लागू करने का, आर्टिकल 365। देखो दोनों को बस अलग पलट दिया है, आगे पीछे और कोई बात नहीं है, ऐसे याद रख लेना। आर्टिकल 365। अब इसमें क्या होता है कि संघ द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें प्रभावी करने में राज्य विफल हो जाए, उनकी निर्देशों को मानने से राज्य मना कर दे, तो इस आधार पे भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संघ द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रभावी बनाने में विफलता। ठीक है, ये दो ऐसे आधार हैं जिन पर किसी देश में राष्ट्रपति शासन लगता है। अब क्या बोलते हैं, कब लगता है, कैसे लगता है, ये हम पढ़ेंगे उसमें क्या बोलते हैं आपातकाल में। कब लगता है, कैसे लगता है, ये हम आपातकाल में पढ़ेंगे। कुछ और चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे, कुछ और चीज़ें हम देखते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिसपे राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश चाहिए। विधेयक जिस पर
राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैनेज कर लेना। पूर्व सिफारिश अनिवार्य। ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिसपे राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है? तो पहला है भारत की संचित निधि से व्यय वाले विधेयक। भारत की संचित निधि से व्यय पर विधेयक। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब कोई विधेयक आता है तो पहले तो वो लोकसभा या राज्यसभा से शुरू होता है, दोनों जगह वोटिंग्स होते हैं, दोनों जगह से जब उसे बहुमत मिल जाती है तो वो राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए आता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, अपवाद है, जहाँ पे राष्ट्रपति की सिफारिश पहले चाहिए, उसके बाद वो लोकसभा और राज्यसभा में जाती है। तो पहला वही है, भारत की संचित निधि से व्यय विधेयक। दूसरा है राज्य की सीमा में परिवर्तन और नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक। राज्य की सीमा परिवर्तन, ये मैंने आपको स्टार्ट में भी पढ़ाया था जब आर्टिकल 1, 2, 3 पढ़ाया था। नए राज्य की निर्माण का विधेयक, ठीक है। तो आप नोट करते जाना साथ साथ ही, आपके लिए सही रहेगा। तीसरा है धन विधेयक। धन विधेयक, ये हम जब बजट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब। फिर है कोई ऐसे विधेयक जिससे किसी कर या शुल्क में परिवर्तन हो। कर या शुल्क में परिवर्तन करने वाले विधेयक। करने वाले विधेयक, ठीक है। चौथा है कृषि आय अभिव्यक्त करने वाला विधेयक, सॉरी 5वां, कृषि आय अभिव्यक्त करने वाला विधेयक, ठीक है। फिर छठा है राज्यों को राशि वितरण करने वाले विधेयक, उसमें अगर कोई परिवर्तन करना हो। अरे यार कहाँ ही भाग गया बताओ। राज्यों को राशि वितरण, अब आगे देखो कि वित्त आयोग वगैरह का गठन होता है तो राज्यों की राशि के वितरण के लिए, तो उसमें जो विधेयक आते हैं उसमें अगर कोई चेंज आता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। अब लास्ट है कि किसी टैक्स या किसी शुल्क पे अधिभार लेने वाला विधेयक। किसी कर या शुल्क पे अधिभार लेने वाला विधेयक। किसी कर या शुल्क पर अधिभार वाले विधेयक, ठीक है। इतना ही था, तो मैं एक बार वो कर देता हूँ। गॉट इट। भारत की संचित निधि से व्यय पर विधेयक, राज्य की सीमा परिवर्तन, नए राज्य के निर्माण वाले विधेयक, धन विधेयक, कर शुल्क के परिवर्तन करने वाले विधेयक, कृषि आय अभिव्यक्त करने वाले विधेयक, राज्यों को राशि वितरण करने वाले विधेयक, और फिर किसी कर शुल्क पर अधिभार वाले विधेयक। अब कुछ राष्ट्रपति की शक्तियां देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं जो हमें जरूरी है इस क्लास में देखना। राष्ट्रपति की कुछ विधायी शक्तियां देख लेते हैं।
बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो एक बार आपका राष्ट्रपति सबके लिए खत्म हो जाएगा, फिर आपको किसी भी यूपीएससी यूपीपीसीएस किसी भी एग्जाम के लिए राष्ट्रपति पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अलग से। राष्ट्रपति की शक्तियाँ बस कुछ कुछ ही बताऊंगा, है तो ऐसा बहुत सारे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो पहला हम लिखते हैं इसमें कि ये संसद की बैठक को बुलाता है और स्थगित करता है। क्या करता है? संसद की बैठक आहूत करना उसको बोलते हैं ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज में, मैं नॉर्मल लिख देता हूँ आपको। संसद की बैठक बुलाना, स्थगित कर। ठीक है, दूसरा है लोकसभा को विघटित करना। अब लोकसभा को कब विघटित करेगा, क्या कंडीशंस होंगे, ये हम डीप में पढ़ेंगे जब हम लोकसभा पढ़ेंगे। लोकसभा को विघटित करना। ठीक है, तीसरा है संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ अधिवेशन के लिए बुलाना। उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होते हैं ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इनके पावर जान लो। संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब कोई साधारण बिल में मतभेद होता है और दोनों में से किसी एक जगह से पास ना हो रहा हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास एक ऑप्शन होता है कि संयुक्त बैठक बुला के और उसका समाधान निकाला जाए। इन्हें प्रत्येक चुनाव या प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक चुनाव के बाद, प्रत्येक चुनाव मतलब प्रत्येक लोकसभा चुनाव, ये नहीं कि विधानसभा चुनाव भी हो रहा है उसमें भी आप सही मार के चला आ जाओ। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करना। संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करना। ठीक है, संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करना। और एक और इलेक्शन कमीशन के परामर्श पर सांसदों की निर्हालता के प्रश्न पर निर्णय देना। ये मेन है, इसी से आप समझ जाना। इलेक्शन कमीशन के क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन के परामर्श पर, सजेशन। इलेक्शन कमीशन के कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ड्स आपको पता हो लेकिन आप भूल गए। परामर्श पर सांसदों एमपीच, ऐसे लिख दे रहा हूँ, एमपीच के निर्हालता के प्रश्न पर निर्णय देना। निर्णय देना, ये कुछ विधायी पावर है। अब थोड़ा हम और देख लेंगे एक चीज कि किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं। ये आपने देख लिया, संसद की बैठक बुलाना, स्थगित करना, लोकसभा को विघटित करना, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, प्रत्येक चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करना, और इसी के परामर्श पर सांसदों की निर्हालता के प्रश्न पर निर्णय देना। अब एक हम रखेंगे, जस्ट अ मिनट, हाँ, एक हम रखेंगे कि राष्ट्रपति नियुक्ति किसकी किसकी करता है। तो वही पूछ लेता है कि इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा किसकी किसकी की जाती है, बताइए। कुछ तो आपको पता होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किसकी करता है?
पहला पीएम की, दूसरा मंत्रियों की, इस पीएम के परामर्श पर। इसका भी विवेकाधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में भी दो कंडीशंस हैं। एक तब जब आपके लोकसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त हो तो उस बहुमत दल के बहुमत के नेता को आप प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। दूसरे कंडीशन ऐसे आते हैं कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, कोई भी मेजॉरिटी प्राप्त ना कर पाया हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का यूज करते हैं और किसी एक को राष्ट्रपति चुनते हैं और उन्हें बोला जाता है कि आप 1 महीने के अंदर में विश्वास मत हासिल करके संसद के पटल पे उसको दिखाइएगा, तभी आप रह पाइएगा, नहीं तो आपको भी हटा दिया जाएगा। तो मंत्री हो गए। तीसरा हो गए महान्यायवादी, जिनको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। महान्यायवादी, ये तीनों जो है ना, ये तीनों ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। उसके बाद जो संवैधानिक पद हैं उनके, वो जैसे सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष, इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष, और यूपीएससी के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष, और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, अध्यक्ष प्लस मेंबर्स की नियुक्ति करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष प्लस उसके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। फिर वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, और राज्यपाल। कौन? गवर्नर्स, राज्यपाल। और फिर कुछ ओबीसी के आयोग के जो वो होते हैं, ओबीसी आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद, इसकी भी स्थापना इनके द्वारा ही की जाती है। ओबीसी आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बात हम करेंगे राष्ट्रपति की क्या बोलते हैं, सॉरी, राष्ट्रपति की रिक्ति, उनके पद की रिक्ति कैसे होगी, वो पद से कैसे हटेंगे। राष्ट्रपति की पद की रिक्ति, उसके क्या क्या कंडीशंस हैं? क्या पद की यार रिक्ति कैसे लिखते हैं, सॉरी, आवाज राइट, पद की रिक्ति। सबसे पहला तो कि नॉर्मली आप अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लीजिए। उन्होंने पर कब? 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने पे। फिर दूसरा, त्याग पत्र देने पे। कौन सा? त्याग पत्र देने पर। ठीक है।
तीसरा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। कौन सा? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है। फिर उसके बाद मृत्यु पर, अगर उनकी डेथ हो जाए बीच में ही, की मृत्यु पर। ठीक है, मृत्यु पर के बाद निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। आपको मैंने बताया था कि निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो क्या बोलते हैं, उनके जो कार्य किए गए हैं उसको अवैध नहीं घोषित किया जाएगा। वो कार्य अपने जो पहले हुए हैं उनके निर्वाचन अवैध घोषित करने के पहले वो कार्य होते रहेंगे। ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर पहले को छोड़कर, देखो कंडीशन है कि अगर 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया तो इनके कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व, इसके पूर्व में ही नए राष्ट्रपति की नियुक्ति का चुनाव हो जाता है। नए राष्ट्रपति का चुनाव। लेकिन अगर पहले को छोड़ के इन किसी कंडीशंस में राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उनकी जगह पे उपराष्ट्रपति आते हैं। उनकी जगह पे राष्ट्रपति का पद कौन धारण करते हैं? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो उनके पूरे पद पे रहेंगे और मैक्सिमम 6 महीनों के लिए, 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अगर CJI भी नहीं हो तब क्या होगा? तब जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज हैं, SC के वरिष्ठतम जज, इस पोस्ट पे रहेंगे। ठीक है।